हेलो, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अब हम देखते हैं दो चीजें और। पहला है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और दूसरा है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और सबसे पहले देखते हैं जेम्स चैडविक का कारनामा, इन्होंने क्या कुछ सिखाया समझाया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जेम्स चैडविक साहब, दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड, इन्होंने किसके बारे में बताया बेटा? न्यूट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। अब देखिए एक चीज आपको मैं समझा दूं, इसमें न्यूट्रॉन से पहले बता दूं। देखो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ, सबको समझ में आ गया। हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें कोई गैस फिल करी, हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, गैस आयनाइज हुई। गैस आयनाइज हुई तो दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक तो पॉजिटिव पार्ट में, एक तो नेगेटिव पार्ट में। नेगेटिव पार्ट तो हर किसी ने निकाला, सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर का निकाला, नाम पड़ गया कैथोड रेस। वो कैथोड से स्टार्ट हुई, एनोड की तरफ गई, स्ट्रेट लाइन में गई अनटिल और अनलेस कि आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना कर दिया हो। कैथोड रेस का जो नेचर था, वो जो भी गैस हम फिल करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता था, और डिस्चार्ज ट्यूब जिस चीज की बनी, मटेरियल की बनी है, उस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन हर एक गैस ने एक पॉजिटिव गैसियस कैटायन का फॉर्मेशन किया जो कैनाल रेस कहलाई, और वो इस बात पे डिपेंड करती थी कि आखिर हमने कौन सी गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करी है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चले कि कैनाल रेस का जो नेचर था वो पॉजिटिव था और कैथोड रेस का नेचर नेगेटिव था? ये कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो ये जो रेज आ रही थी, अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट कर गई, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट की गई है तो इसका मतलब ये पक्का नेगेटिव है, तो नेचर पता चल गया। और जब एक रेज आई और वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट कर गई, तो पता चल गया कि पक्का ये पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से कैनाल रेज और कैथोड रेज दोनों के बारे में उनके चार्जेस क्या हो सकते हैं वो बता दिया गया। लेकिन बेटा न्यूट्रॉन, बहुत सालों तक ऐसा होता रहा कि न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल नेचर का था, उस पर कोई चार्ज ही नहीं था, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना तो नेगेटिव चार्ज था, तो ये न्यूट्रल होने की वजह से स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहा। तो पहला जो क्वेश्चन यहां पर आपके सामने बनता है वो ये बनता है कि न्यूट्रॉन की लेट डिस्कवरी का रीजन क्या है। तो हमारे हर बच्चे को एकदम से क्लियर होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की लेट डिस्कवरी इसलिए हुई क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। इतना बेसिक पहले फंडामेंटल बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब जेम्स चैडविक साहब ने क्या किया, इन्होंने कहा न्यूट्रॉन, दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग अ मास ऑफ स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन was emitted। अभी मैंने आपको मास के बारे में बताया था कि सबसे ज्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का, देन प्रोटॉन का, एंड देन इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक देखो बेटा, केमिस्ट्री में दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक होती है केमिकल रिएक्शन, एक होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम बैलेंस करते हैं कि जितने एटम रिएक्टेंट में हो उतने एटम भी प्रोडक्ट में होने चाहिए। समझ में आ गई बात? लेकिन एक होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम एटम बैलेंस नहीं करते, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम प्रोटॉन नंबर और मास नंबर, प्रोटॉन नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर, और मास नंबर यानी कि उनका जो भी A प्लस जेड है, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं और वो हम दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने क्या ले लिया, एक बेरिलियम न्यूक्लियस ले लिया। बेरिलियम न्यूक्लियस पर इन्होंने हीलियम का बम्बार्डमेंट कराया। जैसे बम्बार्डिंग हुई हीलियम की, तो आप देखो यहां पर क्या है 4, यहां पर क्या है 2, 4 + 2 कितना होता है 6, तो देखो एटॉमिक नंबर 6 बैलेंस हो गया। यहां पर कितना बेटा 9, यहां पर क्या है 4, 9 + 4 कितना होता है 13, और यहां पर हमने क्या लिखा 12। जब 6 ही 12 बन गया तो आपको दिखाई दिया यहां पर कि यार कुछ तो अभी मिसिंग है, क्योंकि जितना इधर मास नंबर है उतना मास नंबर उधर नहीं हो पाया। तो ये एक चीज निकल के आई कि कोई जो पार्ट मिसिंग है, ये कंफर्म है कि उसका एटॉमिक नंबर 0 है, या हम कह सकते हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं बोल दो, चार्ज 0 है, या हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन 0 है। ठीक है, और उसका मास नंबर कितना है 1, तो बाद में इसका नाम क्या रखा गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हम लोग 0 and 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर 0 उसका एटॉमिक नंबर या कह सकते हैं प्रोटॉन नंबर, जो कि उसमें नहीं है, चार्ज नहीं है, चार्ज लेस है, और फिर 1 इसका मास नंबर। ऐसे 0 and 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक बात क्या हो गई।
पहली बात, लेट डिस्कवरी का रीजन सबको पता होना चाहिए क्योंकि चार्जलेस है। दूसरा पॉइंट, किसने किया इसकी डिस्कवरी? जेम्स चैडविक ने। तीसरा पॉइंट, कैसे किया? बेरिलियम न्यूक्लियस पर हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराने से किया। इससे क्या चेंज हुआ? 6C12 बन गया और 0N1 बन गया। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए, अब अगला पॉइंट हमारा है कि आखिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, उसका नाम रखा गया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आइए मैं आपको फंडामेंटल बता देता हूं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का क्या रहा। देखिए, पहली बात, इसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी कि इसमें गोल्ड फॉइल लिया गया होगा। पहला क्वेश्चन इसमें यह आता है बेटा कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड ही एज अ मेटल सेलेक्ट करने के पीछे का मेन रीजन क्या था? क्यों इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड को ही चुना गया? क्या हम किसी और मेटल से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते थे? तो इसका रीजन समझिएगा बेटा। गोल्ड एक हाईली मेलिएबल मेटल है और मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी, या उस मेटल की थिन शीट में कन्वर्ट हो जाने की टेंडेंसी बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो गोल्ड एक ऐसी मेटल है बेटा, हम उसको जितना पतली शीट में कन्वर्ट करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? एक्सपेरिमेंट में क्या फायदा होगा? मान लेते हैं कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई कुछ भी है अपने पास, मैटर है, गोल्ड का कोई मैटर है, हमने उसको थिन शीट में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। एक कंडीशन ऐसे आएगी क्योंकि सारे उसके एटम, एटम के बगल में एटम, एटम के बगल में एटम, वन लेयर, मोनो लेयर, एटॉमिक लेयर, हम एक थिन फिल्म बना सकते हैं। इससे क्या होगा? एटम की ओवरलैपिंग नहीं होगी और हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सकेगा। ठीक है, दूसरा, अब इधर रखा है आपका गोल्ड फॉइल। ठीक है, हाईली मेलिएबल मेटल गोल्ड फॉइल इधर रखी है। इधर हमने ले लिया एक सोर्स, ले लिया जहां से अल्फा पार्टिकल निकल सके, और अल्फा पार्टिकल निकालने का सोर्स वही हो सकता है जो रेडियो एक्टिव हो, और इसलिए हमने क्या चुना? रेडियम। तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, उसकी न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होने के लिए परेशान रहता है। तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या रिलीज करेगा? अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा। अल्फा पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी होगी, अल्फा पार्टिकल मूव करेंगे और जा करके टकराने वाले हैं किससे? गोल्ड फॉइल से। पहले ये सेटअप समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब हम सेटअप के आगे की बात करते हैं। अब ये सब एक्सपेरिमेंट एक साइड में रखिए, भूल जाइए सारे एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपको एक दूसरी चीज सिखाने चल रहा हूं, आप बस इमेजिन करिएगा। सपोज दैट आप किसी क्रिकेट के ग्राउंड पे गए हुए हैं, ठीक है, और क्रिकेट ग्राउंड पे जहां से आप मैच देखते हैं आप वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बड़ा सा ग्राउंड है और उस ग्राउंड के बीचों बीच में क्रिकेट की बॉल रखी हुई है। अब आप एक जगह पर बैठे हैं जहां से आप बैठ के मैच देख सकते हैं, वहां पर आपको बिठा दिया मैंने और ग्राउंड के एकदम बीचों बीच में क्रिकेट की बॉल रख दी। क्रिकेट की बॉल की साइज आप समझ सकते हैं कितनी छोटी होती है ना? उस ग्राउंड के कंपैरिजन में तो आप समझ ही सकते हैं। आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर मैंने आपको छोटे छोटे टुकड़े दे दिए, है ना, या पत्थर दे दिए, छोटे छोटे पत्थर दे दिए, और मैंने आपसे बोला कि चलो बेटा एक काम करो, ये पत्थर लो और उस बॉल में हिट कराने की कोशिश करो। अब आप आराम से सोचिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप उस पत्थर से, छोटे से पत्थर से, जीने से पत्थर से, उस क्रिकेट की बॉल को जो वहां पर क्रिकेट ग्राउंड के सेंटर में रखी हुई है उसको हिट कर पाएंगे? तो आप बोलेंगे कि हाँ ये हो सकता है कि मैंने हिट करने की कोशिश की लेकिन मैक्सिमम बॉल तो सीधा सीधा चली गई। कहने का मतलब बिना हिट किए चली गई। कोई 10-20,000 में से कोई एक बॉल होगी, एक एक कोई पत्थर होगा जो बॉल को टच करके स्लाइटली डेविएट हो जाएगा, है ना, मतलब बहुत कम होगा। और कोई एक 20,000 में से, 20,000 में से कोई एकाध होगा ऐसा जो टकरा के वापस आएगा। मैं आपसे पूछूं, अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं उस क्रिकेट बॉल को रिप्लेस कर दूं और बहुत बड़ा सा एक बॉल वहां पर रख दूं, बहुत बड़ा सा बॉल रख दूं, अब हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे अब तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप उसको हिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोलोगे क्योंकि उसकी साइज छोटी है। यही सेम चीज होती है बेटा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ही सीख लो कि एक्चुअल में क्या हुआ। एक्चुअल में यह हुआ कि किसी एटम के बेटा सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस उस एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, 10⁵ टाइम्स छोटा होता है। ठीक है, तो अगर इधर देखो, ये गोल्ड का फॉइल हो गया, गोल्ड फॉइल के बीच में कहीं न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, इधर से एक अल्फा पार्टिकल जाता है लेकिन साइज उसकी बहुत छोटी है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में ही चला जा रहा है। फिर कुछ बच्चों के मन में आएगा कि इलेक्ट्रॉन तो आए होंगे, इलेक्ट्रॉन रास्ते में आए होंगे, तो हम उसके लिए क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे बेटा नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे किसी अल्फा पार्टिकल को रोक सकता है?
तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल हमारे अनडेविएटेड सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में पास होके चले गए। ठीक है, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, और लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल था जो अपने पाथ पे रिवर्ट बैक हुआ, यानी कि वापस आ गया, जो इस बात की कंफर्मेशन के लिए था बेटा कि चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये तभी अपने रास्ते पर वापस आएगा जब इसके रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज ही बैठा होगा, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से वो अपने रास्ते वापस आ जाएगा। तो इस रिजल्ट से ये कंक्लूजन निकाला गया कि एटम में हो ना हो एक बहुत ही हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में एक कन्फाइंड प्लेस पे रखा हुआ है। ठीक है, इसी वजह से, और वो इतना छोटा है कि हमें 20,000 अल्फा पार्टिकल फेंकने पड़े तब जाकर के एक कोई से स्ट्राइक करके वापस आने की कोशिश कर रहा है। शायद मेरे बच्चों को सारी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल छोटे अगर उसमें लेके जाएंगे, है ना, तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला क्रिकेट की बॉल और क्रिकेट का स्टेडियम का वो ग्राउंड जहां बाउंड्री, जहां पर चौके छक्के लगते हैं, है ना, इतना ही डिफरेंस होता है एटम का न्यूक्लियस और एटम की साइज में। ये जो जहां पर बाउंड्री है, ये है समझ लो एटम की साइज, और क्रिकेट की बॉल की क्या साइज है, न्यूक्लियस की साइज। इतना साइज में डिफरेंस होता है दोनों। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट को मैं यहां पर थोड़ा समझा दूं, इस वाले में, रदरफोर्ड वाले में। अब देखिए, मैक्सिमम पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रहे, बहुत कम ऐसे पार्टिकल रहे जो थोड़े से स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, और 20,000 में से कोई एक आया रिवर्ट बैक, यानी कि अपने रास्ते पर वापस आ गया। आइए देखते हैं रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, a very few alpha particle 1 in 20,000 bounced back, that is were deflected by nearly 180 degree। क्लियर? अब देखते हैं कंक्लूजन क्या निकल के आया। कंक्लूजन आया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। जाहिर सी बात है, बहुत पूरा का पूरा स्पेस एम्प्टी ही है इस तरह से देखा जाए तो, है ना। द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम that repelled and deflected the positively charged alpha particle. Volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom। ठीक है, अगर मैं एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात करने लगूं तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल के टाइप का है ना। और अभी हम कैलकुलेटिव पार्ट में देख लेंगे। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 to the power minus 10 मीटर, while that of the nucleus is 10 to the power minus 15 मीटर। डन। आइए देखते हैं, अब आता है रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। आपने कहा कि रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर, और आपने कहा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि चलो ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताओ, मतलब दोनों में बताओ कि क्या साइज में क्या डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे कि रेडियस ऑफ एटम डिवाइड बाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 डिवाइड बाई 10 to the power minus 15 मीटर। मीटर मीटर से मीटर कैंसिल हो गया बेटा, ये -15 है, ऊपर -10 है, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, +15, +15 -10 कितना हो जाएगा, 10 to the power 5, तो ये आ जाएगा 10 to the power 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हैं बेटा कि न्यूक्लियस की साइज से अगर मैं एटम की साइज को कंपेयर करूं तो एटम की साइज न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में 10 to the power 5 टाइम्स बड़ी होती है साइज में। ठीक है, अब हम आते हैं वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। देखो, चाहे न्यूक्लियस हो चाहे एटम हो, दोनों स्फेरिकल शेप के हैं, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, मतलब क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³। तो अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो यहां लिखूंगा 4/3 πr³, और r किसका बेटा, एटम का। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम का क्यूब डिवाइड बाई 4/3 πr न्यूक्लियस। यहां पर रेडियस किसकी रखेंगे बेटा, न्यूक्लियस की, इसका भी क्यूब कर देंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है बेटा, 10 to the power minus 10, और इसका क्यूब कर देंगे। और यहाँ न्यूक्लियस की कितनी होती है, 10 to the power minus 15, और इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 power minus 30, और नीचे आएगा 10 to the power minus 45, यह आ जाएगा 10 to the power 15। तो आप बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 to the power 15 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये बोलेंगे आप।
आगे बात समझ में? तो आप देख रहे हैं ना बेटा कि एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10 टू द पावर 15 टाइम्स ज्यादा है। तभी पीछे वो लाइन लिखी हुई थी कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान सकते हैं आप। क्लियर हो गया बेटा सबको ये बात? ठीक है, आगे देखते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, R इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला है। हालांकि ये फॉर्मूला इधर केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आते, इसके क्वेश्चन सीधा फिजिक्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सब लोगों ने समझ लिया बेटा कि रेडियस कैसे हम लोगों ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। तो अब मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूं, जल्दी से रिवाइज हो जाए। देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया? नाम क्या रखा गया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या फिर इसका नाम रखा गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या रखा गया? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम, यूरेनियम। ठीक है, और फिर वहां से जब अल्फा पार्टिकल निकले तो अल्फा पार्टिकल खुद क्या थे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे। ठीक है, वो किससे जाकर के स्ट्राइक करने वाले हैं? गोल्ड फॉइल। गोल्ड को ही क्यों चुना गया? क्योंकि उसकी मेलेबिलिटी बहुत हाई होती है। इससे क्या फायदा होगा? उसे एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो वन लेयर ऑफ एटम की एक स्ट्रक्चर बन सकती है। क्लियर? तो परफॉर्मेंस में हमने देखा क्या? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए, जो इस बात का कंफर्मेशन है कि एटम में मोस्टली जो स्पेस है वो वैकेंट है, वहां पर कुछ नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो बहुत स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, और 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल था जो अपने रिवर्ट बैक हुआ या बाउंस बैक हुआ अपने पाथ पर। और ये इस बात में बताता है ये तभी हो सकता है जब गोल्ड फॉइल यानी कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो गोल्ड में है और जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है, दोनों सामने सामने आए होंगे, रिपल्सन हुआ होगा तो ये वापस आ गया होगा। ठीक है, ये कंक्लूजन यहां से निकाला गया। साइज का मैंने बता दिया आपको कि अगर एटम और न्यूक्लियस के साइज में कंपेयर करेंगे तो एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज में 10 टू द पावर 5 टाइम्स बड़ा है। अगर आप वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10 टू द पावर 15 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम रखता है। ठीक है, ये इस कंक्लूजन के साथ ये टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपने वीडियोस देखते रहिए। अपने जो भी बाकी दोस्त हैं उन तक ये वीडियो शेयर करिए, है ना, ताकि ज्यादातर बच्चों तक एक सही नॉलेज, कम वो भी कंसाइज, है ना, जितना जरूरत है केवल उतने शब्दों में चीजों को खत्म किया जाएगा। कोई यहाँ पर आपको कोई प्रचार का और एडवर्टीजमेंट का कोई यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा काम की चीज होगी, पढ़ाई की बातें होंगी, टू द पॉइंट बातें होंगी। पढ़ो और अपना सिलेक्शन लो, मेडिकल कॉलेज जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ और मजे करो। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।